नमस्कार, बीएन परिवार में आपका स्वागत है। तो आज हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं? आज हम एक केमिकल कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो टेक्निकली केमिकल है क्योंकि गैस सेक्टर में काम करती है इंडस्ट्रियल गैस सेक्टर में। कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया। उसका मार्केट कैप कुछ 6800 के करीब है और ये एक डेट फ्री कंपनी है। कोई डेट नहीं है इनके ऊपर। मिनिमल कुछ 10-15 करोड़ डेट होगा जो कि इसके साइज और इक्विटी कैपिटल को देखते हुए नेग्लिजिबल है। इनकी बिजनेस सेगमेंट क्या है? इनके बिजनेस सेगमेंट वैसे तो ये इंडस्ट्रियल गैस की मेनली कंपनी है, मार्केट लीडर है इंडिया में। और इनका जो है मेन बिजनेस है इंडस्ट्रियल गैस का, जिससे इनका रेवेन्यू आता है करीब 80%। और जो बाकी 20% बच रहा है वो आता है, जैसे ये जो गैसेस हैं उसको स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, फर्दर यूज करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। वो सेगमेंट है जिससे इनका 18 से 20% रेवेन्यू आता है। अब चूंकि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इंडस्ट्रियल गैसेस में, तो इनके पास लार्जेस्ट एयर सेपरेशन यूनिट भी है, एयर सेपरेशन प्लांट। अब इनके पास 20 से ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, फिलिंग स्टेशंस हैं, 20-22 हज़ार से ज़्यादा गैसेस और मिक्सचर ये बनाते हैं। अब इनका अगर शेयर होल्डिंग हम देखें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे पता चलता है कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में। तो अब जैसे इनका देखते हैं तो अब इंडिया में रूल है कि 75% से ज़्यादा प्रमोटर नहीं ओन कर सकता अपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की शेयर्स। तो इन्होंने 75% ओन कर रखा है प्रमोटर्स ने। बाकी कुछ 13% डीआईआई के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। 2% के करीब एफआईआई के पास है। तो कुल मिला के ये कुछ 80-90% हो गया। अभी जो बचता है 10% वो नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है। ये जो गैस बनाते हैं उसको सप्लाई कैसे करते हैं? क्या तरीका है उसका? हाँ, तो ये जो है सप्लाई करने का तरीका तो ये है कि भाई गैस बना ली, उसके बाद अब अगर वो बड़ी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, है ना? या कोई जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एरिया है, तो वहाँ पे तो ये है ना पाइपलाइन बिछा देते हैं गैस के लिए, तो वो पाइप्ड गैस प्रोवाइड करते हैं। अब लेकिन अगर कोई मिड साइज इंडस्ट्री है जहाँ रिक्वायरमेंट तो अच्छी खासी है बट वहाँ और ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है बाकी, तो वहाँ के लिए अब ये पाइपलाइन बिछाना तो फाइनेंशियली वायबल और सेंसिबल तरीका नहीं है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि क्रायोजेनिक टैंकर्स यूज करते हैं। अब उसके बाद आता है सबसे छोटा इंडस्ट्री जिसको जरूरत तो है लेकिन उतनी ज्यादा खुद जरूरत नहीं है और आसपास और कोई तो है नहीं जिसको चाहिए। तो उनके लिए जो यूज करते हैं वो पैकेज्ड सिलेंडर फॉर्म में गैस होती है। नॉर्मली यही होता है जो हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती है गैसेस वगैरह। तो वो है कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तरीके हो गए इनके पास गैस को सप्लाई करने के। तीन तरीके मेनली हो गए। और ये जो गैस बनाते हैं ना वो बनाते हैं एयर सेपरेशन यूनिट में। और वो बनाने का तरीका ये है कि एयर, नॉर्मल एयर ली और उसको क्रायोजेनिकली डिस्टिल करते हैं और सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स उससे। तो ये तरीका हुआ। अभी इस कंपनी में क्या ट्रिगर था कि हम अभी इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तो जैसे कि अभी ये जो इनका इंडस्ट्रियल गैस का सेगमेंट है उसमें जो है एक कंपोनेंट है इनका हेल्थ केयर गैस का। तो हेल्थ केयर गैस में आता है जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, सिंथेटिक एयर, है ना, ये सब आता है। अब जैसे मेडिकल ऑक्सीजन है, ये तीनों मोड के जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के मोड हैं, तीनों तरीके से ये देते हैं।
और ये कोरोना के पहले भी बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था। अब कोरोना के आने के बाद तो बहुत ही ग्रोथ बढ़ गई है। और लिंडे इंडिया इसमें भी लीडर है। अच्छा, वैसे लिंडे इंडिया की जो प्रमोटर है, पेरेंट कंपनी, वो लिंडे ग्रुप, वो ग्लोबल लेवल पे लीडर है इन्हीं सब सेगमेंट पे। और लिंडे इंडिया इंडिया में लीडर है। अब जैसे आते हैं पर्टिकुलरली कोरोना की वजह से कैसे ये ट्रिगर आया है इसमें। तो अभी आप देखेंगे तो कुछ 65 लाख के अराउंड इंडिया में केसेस हुए हैं। एक्टिव नहीं, टोटल। अब उसमें से अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो कुछ 10 से 15% लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। अब तो जैसे वो देखेंगे तो कुछ 6 से 10 लाख लोग हो गए जिनको मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पिछले 6 महीने में, 5-6 महीने में पड़ी है ना? तो अभी पहले क्या था कि जो ये ऑक्सीजन बनाते थे उसमें सिर्फ 15% होती थी जो मेडिकल ऑक्सीजन में यूज होती थी, बाकी 85% इंडस्ट्री के लिए जाती थी। लेकिन अभी जैसे कोरोना, उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया तो इंडस्ट्री वैसे भी बंद हो गई। हम्म लेकिन आ, कोरोना की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई, तो वो जो इंडस्ट्री में यूज होना था वो इधर आने लगा। वैसे तो जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, जैसे आप जानते हैं कि केमिकल, एक्चुअली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी केमिकल ही हैं। लेकिन जो उसमें प्योरिटी और क्वालिटी का लेवल चाहिए वो बहुत डिफरेंट होता है केमिकल से, नॉर्मल केमिकल से। रीजन ये है कि उसका डायरेक्ट ह्यूमन यूज है, डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन है ना, कैप्सूल्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, है ना? तो वो प्योरिटी लेवल अलग चाहिए। तो वैसे ही ऑक्सीजन में भी होगा कि जो एक नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसका प्योरिटी लेवल, क्वालिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है उसका बहुत हाई चाहिए। लेकिन वो ज्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है अपग्रेड करना, अगर आपके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। तो कोरोना आने के बाद क्या हुआ, जो 15% था मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का शेयर, वो इंक्रीज हो गया 55%। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन ईज हो गए और इंडस्ट्री वापस काम करने लगी, तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो पहले चाहिए थी वो तो अभी भी चाहिए होगी। तो अब उसका क्या तरीका है? उसका तो यही है कि फिर डिमांड अगर किसी चीज की अचानक से बढ़ जाए और सप्लाई नहीं बढ़ पाए उतनी तेजी से, तो इकोनॉमिक्स 101 यही कहती है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी और वो बोलेगी हम प्रोडक्ट का प्राइस कैप कर देते हैं। वही उन्होंने कर दिया। प्रॉब्लम उसमें ये है कि भाई, वो जो सिलेंडर में ऑक्सीजन आती है हॉस्पिटल्स में, वो डायरेक्ट ऐसे सिलेंडर में तो नहीं आ जाती, उसके पहले वो, है ना, पाइप्ड गैस से कहीं तक लाई जाएगी, है ना, उसके पहले उसमें इनपुट आएंगे। तो अगर आप इनपुट प्राइस नहीं कंट्रोल कर रहे हैं और आउटपुट कंट्रोल कर रहे हैं तो ये बड़ा गलत तरीका है। लेकिन यही हुआ, कोई बात नहीं। अभी आप वापस आते हैं भारत में ऑक्सीजन सप्लाई और, है ना, मैन्युफैक्चरिंग और इन सब का क्या सीन है। तो अभी आप देखेंगे तो भारत में जो मेनली ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर होती है वो ईस्ट और वेस्ट के एरिया में होती है। ठीक है? तो वहीं पे फैक्ट्रीज है मोस्टली। अब कुछ तो राज्य ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, यहाँ तो एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है ऑक्सीजन की। अच्छा, तो जहाँ पे हैं भी उनकी भी कोई सिचुएशन बहुत बेटर नहीं है, क्योंकि जो प्लांट होंगे वो है ना, टाउन्स में, बिग सिटीज में, मेट्रोज में हैं, या जो अलग से इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं वहां पे हैं। तो उनको वहां से, अब वहां पे ही तो सारे पेशेंट नहीं है, पेशेंट तो ऑल ओवर इंडिया है। तो वहां लाने में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इंडिया में टोटल जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं वो सिर्फ 1500 हैं। तो एक वो प्रॉब्लम आ गई। पहले अगर आप कोरोना के पहले देखेंगे तो जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर होती थी वो हार्डली उसे कुछ 180 किलोमीटर से कुछ 200 किलोमीटर, उतने में वो खपत हो जाती थी उसकी। कोरोना आने के बाद अब वही मेडिकल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है 1800 किलोमीटर से 2500 2800 किलोमीटर तक, है ना? करीब 10-15 गुना हो गया उसका। तो वो प्रॉब्लम है कि भाई, एक तो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कम है। अच्छा, जिसकी है भी तो उसकी सप्लाई में इशू है ना? तो ये सब प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात करना हम लोग भूल गए थे, वो है कि ये जो इनकी इंडस्ट्रियल गैसेस हैं उसका और कहाँ यूज होता है। एक तो सेक्शन हो गया हेल्थ केयर का। तो जनरली आप देखोगे कि देखेंगे तो फार्मा, केमिकल, स्टील, है ना, ग्लास, और
ऑटो, इन सब जगह जो है गैसेस का यूज होता है, इंडस्ट्रियल गैसेस का। वहीं इन्हीं सेक्शंस में जो है लिंडे इंडिया ऑपरेट करती है। अब स्टील में अगर आप देखेंगे तो वहां से इनका जो रेवेन्यू आता है सबसे ज्यादा आता है। 65 से 70% रेवेन्यू जो वो 80% वाला सेक्शन था इंडस्ट्रियल गैसेस का, उसका 65 से 70% आता है सिर्फ स्टील इंडस्ट्री से। ठीक है, तो अब जैसे ऑटो में अगर आप देखेंगे तो उसमें आर्गन यूज होती है ना, तो ऐसे ही अलग अलग गैसेस के अलग अलग इंडस्ट्री में यूसेस हैं। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस का ओवरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इस इंडस्ट्री में डिफिकल्टी क्या क्या है? हाँ, तो जैसे नॉर्मली हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो एक एंट्री बैरियर की तरीके काम करते हैं नए कोई बिजनेस करना चाहे उसी सेक्टर में तो। और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए वो एक तरीके से कह सकते हैं मोड की तरीके काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भाई पैसे बहुत सारे लगते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि प्लांट्स चाहिए आपको, है ना, तो कैपेक्स बहुत बड़ा चाहिए। दूसरी बड़ी जो बात है, जो गेस्टेशन पीरियड है, मतलब जो आपने इनपुट डाला, पैसे डाले बिजनेस में, वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, रेवेन्यू आने लगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाए, प्रॉफिट में आ जाए, उसमें काफी समय लगता है। तो बिग कैपेक्स, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, और तीसरी जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो है सप्लाई चेन का इशू। क्योंकि इसमें बना तो लिया आपने गैस, लेकिन उसको स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, है ना। तो वो बड़ा प्लेयर आसानी से कर सकता है, छोटे प्लेयर के लिए उतना वो वायबल नहीं है, इतना आसान नहीं है वो सब करना। तो वो ये कुछ तीन चार चीजें हैं जो बड़े लेवल से मोटे तौर पर अगर देखें तो ये हैं जो एंट्री बैरियर की तरीके काम करते हैं, बाहर से कोई नया कॉम्पिटिटर आए तो। इनका भी मर्जर भी तो हुआ था। हाँ, इनका जो है 2018 में मर्जर हुआ था, लिंडे एजी और प्रैक्सियर के बीच में। हाँ, अब लेकिन उसका अप्रूवल सीसीआई के पास गया है, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें सीसीआई का क्या रोल है? उनसे परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? सीसीआई बेसिकली, सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उनका काम क्या है, मैंडेट है बाय लॉ उनका, कि आप जो है इंश्योर करेंगे कि इंडिया में हर एक इंडस्ट्री में, रेलेवेंट मार्केट में, रेलेवेंट प्रोडक्ट में कंपटीशन हो। क्योंकि भाई कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटर हैं वो कॉम्पीट करेंगे यूजर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज बेचने के लिए। तो अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, ताकि उससे प्राइसेस कम हो जाएं, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वो मैंडेट है। तो अगर आप मर्जर करना चाहते हो, तो अब ऐसा नहीं है कि कल जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बोलें कि देखिए हम जो है मर्जर कर रहे हैं और तीनों मर्जर कर लें, और फिर अगले दिन से बोले जो 555 का रिचार्ज करते हैं ना आप 3 महीने का, उसका प्राइसिंग हमने 10 टाइम्स कर दिया, अब आपको जो है 5,500 देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि सीसीआई अप्रूवल ही नहीं देगा मर्जर का, क्योंकि सीसीआई बोलेगा कि उससे कंपटीशन डेड हो जाएगा, तो उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये बात है। तो उसको हैंडल करने के लिए सीसीआई से अप्रूवल मांगना पड़ता है। ये तरीका, अब सीसीआई के पास ये गए, 2018 में गए, उसके बाद सीसीआई ने बोला कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, इसके लिए आपको ये एसेट्स जो है बेचनी पड़ेंगी। तो वो ये कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ये भी है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दे दें कि 3 दिन का समय है और एसेट्स ये बेच दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो वो कोई इतनी आसान ऐसे कोई सामान तो नहीं बेच रहे हैं कि बहुत लोग यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारी बड़ी मार्केट है, प्राइस नहीं डाउन होगा, है ना। अगर डिस्ट्रेस सेलिंग करवा देंगे तो उनके एसेट्स का सही रेट नहीं मिलेगा, तो उसको टाइम दिया जाता है। अभी कोरोना आ गया तो उसकी वजह से वो टाइमलाइन और खिसक गई। अभी अभी अगर आप देखें तो उनका, उन्होंने सीसीआई के पास फिर से एप्लीकेशन भेजी है, समय थोड़ा बढ़ाने के लिए, कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए ये डिस्पोज करने के लिए एसेट्स। तो अभी वो पाइपलाइन पे है। इस कंपनी की खास बात क्या है?
इस कंपनी की खास बात, वैसे तो इंडस्ट्री का हमने ड्रॉबैक देख लिया है, बिजनेस वाइज देख लिया है। अब इसकी खास बात अगर देखें तो एक ये है कि रेवेन्यू इसका लंपी नहीं है। रेवेन्यू लंपी नहीं होने का रीजन ये है क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गैस सप्लाई का, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जैसे कोई स्टील की फैक्ट्री है, मान लीजिए स्टील कंपनी टाटा स्टील, तो उसको चाहिए ना गैसेस। तो अब वो उसको ये तो नहीं करेंगे कि वो हर 3 महीने में निगोशिएशन कर रहे हैं कि कितने में खरीदना है, कितना खरीदना है। ये सब नहीं चलता। तो उसके लिए तरीका ये है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के, और आराम से सीधा रेवेन्यू आता है। अच्छा, और एक चीज ये है कि इनका 75 साल का इतिहास है भारत में। नाम पहले अलग होता था, लेकिन बहुत ही बढ़िया मार्केट लीडर है। इनकी पेरेंट है वो ग्लोबल मार्केट लीडर है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, जो नया इनोवेशंस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, वो सब इनके पास अवेलेबल है। तो ये सब है जो कंपनी के लिए अच्छा फ्यूचर दिखाता है। आखिर में फंडामेंटल साइड ऑफ स्टोरी में कुछ डीलिस्टिंग का था क्या कुछ समय पहले? डीलिस्टिंग के लिए कुछ मैनेजमेंट ने ट्राई किया था कि डीलिस्ट करा देते हैं कंपनी, क्योंकि लिस्टिंग के बाद प्रॉब्लम ये है कि आपको सेबी के रेगुलेशंस हैं, एनएसई बीएसई इनके रेगुलेशंस हैं, अदरवाइज बहुत से रेगुलेशंस हैं, वो सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन एक बार अगर आप डिलिस्ट हो गए, है ना, प्राइवेट कंपनी हो गए, तो फिर तो आपके ये सब रेगुलेशंस नहीं अप्लाई होते। तो रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है, ये सब, इसका बर्डन कम हो जाता है। तो मैनेजमेंट ज्यादा फोकस कर सकता है इस चीज पे कि बिजनेस कैसे रन करना है, रादर देन कि वो कंप्लायंस में लगा हुआ है, ये है ना, ये अपडेट देना है एक्सचेंज को, और ये करना है वो करना है। तो वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। उसमें हुआ यह कि जैसे डीलिस्टिंग करना है तो उसका रूल होता है कि 90% से ज्यादा शेयर हो आपके पास, तब आप डिलिस्ट कर सकते हैं। अब इस केस में इनके पास 75% ऑलरेडी है, अभी इनको 15% और चाहिए, है ना। अब वो 15% इनको मोस्टली फिर मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसके पास तो सिर्फ 10% है, इन्हें चाहिए 15%। अब तो, अब इसमें ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमें इतने में चाहिए और इनको कोई दे देगा। तो वो तो जो सेलर है उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी है कि वो कितने में बेचना चाहता है। तो इन्होंने जो प्राइस प्रोमोटर्स ने बोला था वो कुछ 428 430 के अराउंड बोला था। लेकिन उसके लिए रिवर्स बुक बिल्डिंग की जाती है। उस प्रोसेस से पता चलता है कि जो बेचने वाले हैं वो किस प्राइस में बेचना चाहते हैं। तो उससे जो प्राइस निकल के आया वो कुछ 2025, हाँ, 2025 से 2030 के करीब आया, जो कि ऑलमोस्ट 5 गुना है जो प्रमोटर जिस प्राइस पे खरीदना चाहते थे शेयर। तो ऑब्वियस बात है, अब ये तो डील हो नहीं पाएगी। तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई नहीं कर सकते, ये डिलिस्ट नहीं करना है। तो वो स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं अब कि चार्ट कैसा है लिंडे इंडिया का। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना के पहले इसने एक हाई बनाया था 600 के अराउंड, मई 2019 में। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हो गया और बॉटम बनाया इसने कुछ 470 74 के लेवल पे। और सितंबर के बाद से इसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका ब्रेकआउट अगर आप कहें तो ये कुछ 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अक्टूबर में आया था 500 525 के अराउंड में। उसके बाद बहुत अच्छा रन रहा स्टॉक में। स्टॉक ने हाई बनाया 800 के अराउंड, 795 800 के अराउंड का हाई बनाया। और उसके बाद मार्केट गिर गई, निफ्टी सेंसेक्स एवरीथिंग वेंट डाउन, एंड stock corrected to the levels of 389, which you can see on the screen। तो 400 389 के लेवल पे स्टॉक पहुंच गया, और वहां से उसने तुरंत रिकवरी की, कुछ 575 के लेवल तक गया, 580 575 के लेवल अप्रैल में। और उसके बाद उसके नीचे ट्रेड करता रहा। ब्रेकआउट हुआ इसका, अभी आप देख पा रहे होंगे 580 के आसपास में 17 जून को। उसके तुरंत बाद उसने पुल बैक दिखाया। बेसिकली रिट्रेसमेंट है वो ब्रेकआउट का। और 29 जून को इसने वापस से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की।
और इसने हाई बनाया 13 जुलाई को 700 705 के अराउंड। थोड़ा सा करेक्शन, उसके बाद वापस अपवर्ड मूवमेंट, फिर मार्केट गिरी सितंबर में, तो वो अच्छा खासा करेक्शन आया उसमें, और कुछ 675 78 उस लेवल तक करेक्ट हुआ, और वापस अपवर्ड मूवमेंट, फिर से करेक्शन मार्केट वाइड, उसकी वजह से फिर स्टॉक गिर गया। अभी आप देखें तो ये अच्छे जोन पे चल रहा है, तो इसको हम खरीद सकते हैं। अब पता नहीं 720 का लेवल आएगा नहीं आएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, वहां पे ऐड कर सकते हैं, वरना तो 800 के लेवल पे भी कोई बुराई नहीं है। स्टॉक अच्छा खासा कर सकता है यहाँ से, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म बेट लेना इसमें सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बहुत से इश्यूज हैं जो इनको रिजॉल्व करना है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म अच्छा कर सकते हैं स्टॉक। आप अपने विचार जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये स्टॉक स्टोरी, और वो जो बेल आइकन है वहां पे जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें जो भी हम नए स्टॉक स्टोरी वीडियो फॉर्म में पोस्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल। थैंक यू।